हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू दी लीडर सीरीज ऑफ जी स्टार एजुकेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि तीन मेन फीचर होते हैं, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल है, फादर मदर, और साथ ही साथ इसके अंदर क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। और एक और बात है वेरिएशन जो प्रोजेनी है वो पेरेंट्स से अलग होती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। और मेन प्लांट बॉडीज ऑफ एंजियोस्पर्म आर स्पोरोफाइट। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, कहां पर? प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी, वहां का थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको यहां दे देता हूं कि हमने पढ़ना क्या है। आपको ध्यान होगा कि सभी प्लांट्स जितने भी हैं वो दो स्टेजेस से गुजरते हैं। कौन कौन सी? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं स्पोरोफाइट, और दूसरी स्टेज कौन सी होती है? गैमेटोफाइट। ये एक ब्रीफ आइडिया है बेटा आपका। ठीक है, जो स्पोरोफाइट स्टेज है वो क्या करती है, कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, हमें पता है। डिप्लॉयड से क्या होता है? डिप्लॉयड सेल मियोसिस करके, मियोसिस प्रोसेस करके क्या बनाती है? हैप्लॉयड स्पोर्स बना देती है। कैसे होते हैं ये? हैप्लॉयड स्पोर। हैप्लॉयड स्पोर से माइटोसिस के द्वारा, हैप्लॉयड स्पोर से माइटोसिस के द्वारा क्या बनते हैं? गैमेटोफाइट बनते हैं, जो कि हैप्लॉयड ही होते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट से फिर से दोबारा से क्या होंगे? माइटोसिस, गैमेट, हैप्लॉयड गैमेट। ठीक है, और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट। जब ये दोनों सेल, दोनों मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो क्या चीज फॉर्म होती है बेटा? सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट जो कि क्या हो जाता है? दोबारा से डिप्लॉयड हो जाता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है, और जाइगोट आगे जाकर के क्या फॉर्म करता है? माइटोसिस के द्वारा ही स्पोरोफाइट स्टेज दोबारा से फॉर्म होती है। ये जो लाइफ साइकिल है ये आप पढ़ चुके हैं, कहां पर? प्लांट किंगडम में थोड़ा सा, और इसी को आज हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको यहां पर ब्रीफ व्यू दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट के अंदर जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर क्या चीज ऐसी है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करती है? वो है फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो है आपको पता होगा कंडेंस शूट कहलाता है। क्या चीज कहलाती है? कंडेंस शूट। शूट, ठीक है। शूट के अंदर आपको भी पता है दो पार्ट होते हैं। जो भी अपर पार्ट होता है सोयल से, उसे हम शूट बोलते हैं। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, स्टेम एंड लीफ। कौन कौन से? स्टेम एंड लीफ। जो फ्लावर है बेटा वो मॉडिफाइड शूट है, उसके अंदर स्टेम एंड लीफ होते हैं, लेकिन वो मॉडिफाई हो जाते हैं, वो स्टेम जैसे दिखते नहीं है। तो कौन कौन से पार्ट है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो पार्ट है, ये पार्ट है थैलेमस। प्लांट के अंदर थैलेमस ही जो है, थैलेमस को रिसेप्टिकल्स या थोरस भी बोलते हैं। इसके अंदर ये ही पार्ट जो है मॉडिफाइड स्टेम है। मॉडिफाइड यही पार्ट स्टेम है। ठीक है, इसके अंदर जो नोड्स होते हैं, नोड्स वो किस चीज में चेंज हो जाते हैं? वर्न्स के अंदर। वर्न्स हम पढ़ते हैं कि 4 वर्न्स होते हैं थैलेमस के ऊपर, जिनके ऊपर हमारे बाकी पार्ट्स लगे हुए होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? नोड्स होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो स्टोक है, स्टोक को हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल बोलते हैं। पेडिसल, थैलेमस, पेडिसल। ठीक है, उसके ऊपर अब मैं बात करता हूं लीफ।
लीफ, स्टेम की बात हो गई है। स्टेम क्या है हमारा? थैलेमस है। और लीफ कौन से हैं? जो भी सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल, ये चारों जो है मॉडिफाइड लीफ है। ये चारों जो है वो चारों वर्ड्स के साथ लगे हुए, नोट्स के साथ लगे हुए, और वही हमारे क्या है? लीफ है, मॉडिफाइड लीफ। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सेपल्स की, सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स, ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल्स। और सेपल्स का कैसा होता है? लीफ लाइक होते हैं। ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, लीफ लाइक। और ये क्या काम करते हैं? बड स्टेज पर प्रोटेक्शन का काम करते हैं। प्रोटेक्शन एट बड स्टेज, ठीक है, सिंपल सी बात है। दूसरा पार्ट है कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला बोलते हैं। ये पेटल्स है, ब्राइट कलर के होते हैं। ब्राइट, इन दोनों, इसका क्या काम होता है? क्या काम होता है? अट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करना, ब्राइट कलर के होते हैं, ठीक है। ये दोनों पार्ट, कैलेक्स एंड कोरोला, या स्टेमन एंड आप बोल सकते हैं स्टेमन, सेपल एंड पेटल्स, दोनों ही एसेसरी पार्ट्स है, नॉन एसेंशियल पार्ट्स है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई हेल्प नहीं करते हैं। जो मेन पार्ट हमने आगे अब डिस्कस करेंगे, हम वो करेंगे स्टेमन के बारे में, जो कि फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरे बात करेंगे हम पिस्टिल के बारे में, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर। याद रखना, स्टेमन, ग्रुप ऑफ स्टेमन को याद रख लीजिएगा, यहीं पे कर देते हैं। एंड्रोशियम, सॉरी, एंड्रोइशियम, ग्रुप ऑफ स्टेमन। और गायनोशियम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पिस्टल, ठीक है। ये बातें थी फ्लावर के बारे में। अब हम मेन पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट के अंदर, ठीक है। चलिए, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले स्टेमन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्टेमन के अंदर जो एंथर है, एंथर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, उन माइक्रोस्पोरेंजियम बनते हैं, उनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। उसी के अंदर ये किस तरह से बनते हैं, ये सारी प्रोसेसेस हम डिटेल में करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन जो है वो दो पार्ट है, ओके। स्टेमन जो है वो हमारा किस तरह का पोर्शन है? इस तरह का, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, ये है फिलामेंट और ये पार्ट है एंथर, ठीक है। इन दोनों के ग्रुप को हम स्टेमन बोलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो फिलामेंट है वो इसके इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं? अरे, प्रोक्सिमल एंड। क्या कारण है? क्या हो रहा है भाई? एक सेकेंड। प्रोक्सिमल एंड। प्रोक्सिमल एंड क्या पर जुड़ा होता है फ्लावर में? फ्लावर में या तो वो थैलेमस के साथ अटैच होगा या पेटल के साथ होगा। अटैच टू थैलेमस और पेटल। अगर वो पेटल के साथ अटैच है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एपीपेटलस
कंडीशन बोलते हैं बेटा, ये याद होगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। प्रोक्सिमल एंड वाला क्वेश्चन नीट का आया हुआ है, शायद 2017 या 18 में है कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट कहां अटैच होता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट हमारे कैसे होते हैं, थिन सिलेंडर शेप होते हैं, थिन एंड सिलेंडर, थिन एंड सिलेंडर शेप के होते हैं। साथ ही साथ इनकी लेंथ जो है वेरिएबल होती है, प्लांट टू प्लांट वेरी करते हैं, लेंथ वेरी प्लांट टू प्लांट। इतनी बात थी। अब हम जो स्ट्रक्चर है एंथर के बारे में, एंथर जो है बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो पार्ट दिखाई देते हैं, एक ये लोब है, सेकंड ये लोब है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर हमने अभी बात की, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, दो लोब दिखाई देते हैं, लोब्ड। ठीक है, साथ ही साथ जो एंथर है वो किस तरह से होता है, ये लोब है हमारे, ये लोब है, इसके नीचे ये, इसको अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटे, इसका ऊपर से ट्रांसफर सेक्शन काटे, तो ये हमें किस तरह का दिखाई देता है बेटा, इस तरह की एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ठीक है, जो कि टेट्रागोनल दिखाई देती है, चार कॉर्नर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, टेट्रागोनल। और एक चीज ध्यान रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है स्ट्रक्चर में, ध्यान रखना है लाइन ऑफ डाइसेंस कौन सी है, फिगर वाला क्वेश्चन आ सकता है बेटा। यहां से ये इस तरह से ग्रूव आपका दिखाया गया है, ये जो ग्रूव है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही लाइन ऑफ डाइसेंस है, ये ध्यान रखना, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव ही लाइन ऑफ डाइसेंस है, यानी कि यहीं से जो है वो क्या होता है, पोलन सैक जो है वो ब्रस्ट होते हैं और पोलन रिलीज यहीं से होता है, तो ध्यान रखिएगा लाइंस ऑफ। ठीक है, टेट्रागोनल हो गया, बाइलोब्ड हो गया, और साथ ही साथ हर लोब के अंदर दो थीका दिखाई देते हैं, दो सब पोर्शन, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक फर्स्ट लोब ये था ना, सेकंड लोब ये था। ठीक है, इसमें दो पोर्शन, इसमें भी दो पोर्शन दिखाई देते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइथीकस भी बोलते हैं। ठीक है, दो थीका हमें दिखाई देते हैं यंग एंथर में, ध्यान रखना है। मैच्योर होने के बाद जो पोलन सैक है वो दो ही पोलन सैक दिखाई देते हैं, चार पोर्शन में नहीं दिखाई देते, वो मर्ज हो जाते हैं, याद रखना है ये बात भी। ठीक है, अब चलिए, अब हम जो बात करेंगे वो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सैक की बात करेंगे। पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हैं हमारे पास, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। पोलन सैक कितने बनेंगे, 2 पोलन सैक बनेंगे, क्योंकि पोलन सैक कब होता है, मैच्योर एंथर के अंदर होता है, और माइक्रोस्पोरेंजियम कब होता है, जब एंथर यंग होता है। ठीक है, अब 4 लेयर्स होती हैं, 4 लेयर्स। ठीक है, 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, ध्यान रखना है। फर्स्ट एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, और थर्ड लेयर जो है वो है मिडल लेयर। कौन सी है, मिडल लेयर, और फोर्थ है टेपिटम। ये 4 लेयर होती है किसी भी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, 4 लेयर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखिए इसको, इसकी स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई गई है। इसके अंदर बेटा याद रखना है, जो हमारी एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है,
ये चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए कॉमन लेयर है, चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के लिए कॉमन लेयर है। मिडल लेयर और टेपिटम अलग अलग होती है चारों के लिए, ठीक है, याद रखना है ये बात को। अब सबसे पहले अगर हम सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें, यहां पर एनसीईआरटी में आपके अलग से दिखाया गया है सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम। इसकी सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली जो लेयर दिखाई गई है, ये सिंगल लेयर हमारी क्या है, एपिडर्मिस है। उसके बाद सेकंड लेयर जो है थोड़ी सी थिक होती है, ये लेयर थोड़ी सी थिक होती है, इसे एंडोथीशियम बोला जाता है। और उसके बाद 2 या 3 लेयर थिक, ये वाली, ये 2 या 3 लेयर हो सकती है, ये मिडल लेयर होती है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, वो हमारी कौन सी होती है, टेपिटम होती है। वो कौन सी होती है, टेपिटम। इनके फंक्शन के बारे में लिखते हैं। चलिए, सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहती है, इन 3 लेयर और 4 लेयर में से 3 लेयर आपकी क्या काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है और हेल्प इन डाइसेंस। प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डाइसेंस, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डाइसेंस का। अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जाए इन 3 लेयर में से कौन सी करती है, तो याद रखिएगा एंडोथीशियम जो लेयर है वो डाइसेंस का काम करती है, ठीक है। टेपिटम लेयर जो है वो क्या काम करती है, नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है। और कैसी सेल्स होती है टेपिटम की, नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करती है, टू द डेवलपिंग स्पोर्स, कौन से, पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर, नरिशमेंट टू दी माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। कैसे बनते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। अब सुनिएगा, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, टेपिटम लेयर की जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है स्पेसिफिक, इसकी जो सेल्स हैं उसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, याद रखिएगा वो फीचर्स कैसे होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। पोलीपोलाइडी, पोलीपोलाइडी, और मल्टी न्यूक्लिएट, यानी कि इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, 2 हो सकते हैं, 2 से भी ज्यादा न्यूक्लियस, इनको बहुत सारा काम करना पड़ता है। और ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा जो एक्साइन लेयर है, एक्साइन लेयर फॉर्मेशन भी इसी के द्वारा होती है। एक्साइन लेयर फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि स्पोरोपोलिनिन और पोलन किट जो होती है, स्टिकी पोलन, जो स्टिकी पोलन होते हैं उनके अंदर एक पोलन किट नाम का चीज होती है जिससे कि वो चिपकने में हेल्प करती है इंसेक्ट के साथ, ठीक है। तो वो भी यहां से ही रिलीज होती है। ये चीजें याद रखिएगा टेपिटम के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या चीज होती है जिससे कि ये आगे पोलन सैक या माइक्रोस्पोर बनता है। इसके अंदर होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है, टेपिटम के अंदर जो आपको दिखाया गया है ये सारा है स्पोरोजिनस टिश्यूज, डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड होमोजीनस सेल्स, डिप्लॉयड होमोजीनस सेल्स, ठीक है। और इन होमोजीनस सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम टिश्यू बोलते हैं, और ऐसी सेल्स जिनको हम डिप्लॉयड होमोजीनस सेल्स बोल रहे हैं उनको ही नाम दे दिया गया है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कौन सी सेल्स होती है, ऐसी सेल्स कौन सी होती है, उन्हें नाम दिया जाता है पोलन मदर सेल्स, या इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीएमसी, पोलन मदर सेल्स। और इसका दूसरा नाम है माइक्रोस्पोर
मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर को पैदा करने वाली जो सेल होती है उसे ही हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल बोल देते हैं। ये पैदा कैसे होती है ये ध्यान रखना है। कॉम्पैक्टली पैक्ड है ये सारी सेल्स जो है, वो जितनी भी सेल्स है सभी सेल, ईच सेल इज पोलन मदर सेल, ये याद रखना है। क्योंकि जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ते हैं तब वहां पर सिर्फ एक ही मेगास्पोर मदर सेल होती है, जबकि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर हर सेल पोलन मदर सेल होती है और वो कॉम्पैक्टली पैक्ड है, ये ध्यान रखना है। अब ये बनते कैसे हैं, ये हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम दी पीएमसी, पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से फॉर्मेशन कैसे बनता है माइक्रोस्पोर? अब देखिए, ये हमारा टेपिटम लेयर है, मान लीजिए ये हमारी टेपिटम लेयर है। टेपिटम लेयर के अंदर हमारे पास क्या है? बहुत सारी कॉम्पैक्टली पैक्ड, ये रेड कलर में जो है ये हमारी पोलन मदर सेल्स है, पोलन मदर सेल्स। ठीक है, पोलन मदर सेल्स, एक सेल को मैं सिंगली अलग कर रहा हूं, ये एक सेल है, इसके अंदर से एक सेल निकाली, पीएमसी। पीएमसी क्या करती है आपको पता है, मैंने लिखवाया है, डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड। ठीक है, ये सेल्स म्योसिस के द्वारा, और म्योसिस में आपको पता है एक सेल से 4 सेल बनती है, एक सेल से 4 सेल बनती है, और साथ ही साथ उसकी क्या चीज हो जाती है? पोलाइडी चेंज हो जाती है। तो ये सेल्स जो है, ये 4 सेल्स बनती हैं म्योसिस के द्वारा, और चारों की चारों सेल एन होती है, पोलाइडी चेंज होती है, रिड्यूस हो जाती है, रिडक्शनल डिवीजन है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? और हर एक सेल जो है वो क्या होती है? माइक्रोस्पोर होती है। हर एक सेल क्या होती है? माइक्रोस्पोर होती है। 4 माइक्रोस्पोर सेल और जो कि जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं बात करता हूं एक माइक्रोस्पोर एक, चारों में से एक ले लिया। ठीक है, चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे होता है और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं माइक्रोस्पोर के आउटर से स्टार्ट करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्साइन लेयर। That is called एक्साइन लेयर। एक्साइन लेयर के क्या क्या फीचर होते हैं बेटा, ध्यान रखना है। एक्साइन लेयर जो है वो फैसिलेटेड एरे होता है, उसके ऊपर अलग अलग डिजाइन होते हैं, अलग अलग प्लांट के पोलन के ऊपर, अलग अलग माइक्रोस्कोप के ऊपर। प्लांट अलग है, उसका अलग एरे मिलेगा। दूसरा प्लांट है, दूसरा उसका पोलन है, उसका अलग एरे मिलेगा, उसका अलग डिजाइन मिलेगा। ठीक है, ये जो आपको डिजाइन दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग पोलन्स के डिजाइन होते हैं एक्साइन लेयर की वजह से। तो फैसिलेटेड एरे, ठीक है, और साथ ही साथ मेड अप ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन नाम का एक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि सबसे रेजिस्टेंट सब्सटेंस माना गया है
क्या माना गया है? रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट टू किस चीज के लिए रेजिस्टेंट है? एल्कलाइल मीडियम, एल्कली मीडियम और एसिड मीडियम। इसके ऊपर ना तो किसी बेस का एक्ट होता है, किसी एल्कली का एक्ट होता है, ना ही कोई एसिड इसको डिग्रेड कर सकता है, साथ ही साथ कोई एंजाइम भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता। ये ऐसा सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, जो कि कहां मिलता है? एक्साइल लेयर इसी की बनी हुई होती है, ठीक है। लेकिन एक्साइल लेयर जो है बेटा, ध्यान रखिएगा, डिसकंटिन्यूअस होती है। डिसकंटिन्यूअस यानी कि कहीं कहीं पर स्पोरोपोलिनिन की जो परत है, लेयर है, वो मिस होती है, बीच में नहीं होती है। उस जगह को क्या बोला जाता है? जर्म पोर बोला जाता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस जर्म पोर, एक पोर प्रेजेंट होते हैं, छेद प्रेजेंट होते हैं कुछ जगहों पर, कुछ डाइकोट्स में ज्यादा होते हैं, मोनोकोट्स में एक दो ही होते हैं, ठीक है। जर्म पोर, ये याद रखना। जर्म पोर, absence of sporopollenin, स्पोरोपोलिनिन जो है यहां पर नहीं होता, ठीक है। और हेल्प इन जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब बनती है वो निकलेगी कहां से? बाहर, यहीं से निकलेगी, जर्म पोर से बाहर निकलेगी। ये चीज याद रखिएगा। स्पोरोपोलिनिन के बारे में काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसी की वजह से एक और लाइन दी गई है आपके एनसीईआरटी में, स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो पोलन्स है वो फॉसिल्स के रूप में स्टोर किए जा सकते हैं, क्योंकि जो उनके ऊपर स्पोरोपोलिनिन है वो उसको खराब होने से बचाता है और काफी टाइम तक प्रिजर्व करता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, फॉसिल्स के रूप में, ठीक है। ये चीज हमारी इसके बारे में थी। ओके, अब मैं बात करता हूं अंदर की लेयर। सेकेंड लेयर जो है, सेकेंड लेयर है हमारी इंटाइन लेयर। इंटाइन लेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर पोलन के अंदर, जो कि कैसी होती है? कंटिन्यूअस होती है और मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन, जो कि सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई कंटिन्यूअस लेयर होती है। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं उसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो हमारी पोलन है, पोलन ग्रेन है, वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ये याद रखिएगा, पोलन इज ए, पोलन ग्रेन जो है वो इज ए मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। इसके अंदर दो टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी सेल होती है? कौन कौन सी सेल? अब कैसे फॉर्मेशन होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। वेजिटेटिव एंड जनरेटिव, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अब ये बनती कैसे है देखिएगा एक बार। हाँ, एक सेकेंड, हाँ देखिए, अब हमारा जो माइक्रोस्पोर था, माइक्रोस्पोर टेट्राइड के अंदर से मैंने एक माइक्रोस्पोर निकाल लिया है, जो कि हमारा कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल है। अब इसके अंदर आपके एनसीईआरटी में दिया गया है डायग्राम में, तो आपको आना चाहिए बेटा, कोई चीज छोड़नी नहीं है। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम के अंदर जो जो चीजें दी गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक वैक्यूल बन जाता है, वैक्यूल बन जाता है, लार्ज वैक्यूल, जिससे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा? एक कॉर्नर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद
जो इसके अंदर ये हमारा वैक्यूल है, यहां पर दिखाया गया है जो इसके अंदर एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये जो स्पिंडल्स हैं एसिमेट्रिकल आपके एनसीईआरटी में दिखाए गए स्पिंडल फॉर्मेशन। और एसिमेट्रिकल फॉर्मेशन होने से क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होती है। क्या होती है, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। और इसके बाद अब इसके अंदर क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, इस सेल के अंदर, इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो जाती है, एक सेल लार्ज, उसका जो ये न्यूक्लियस दिखा रहा हूं मैं आपको, न्यूक्लियस जो है इररेगुलर है और इसी के अंदर तैरती हुई स्पिंडल शेप की दूसरी सेल, ठीक है। लार्ज सेल है, लार्ज सेल को हम, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी बोल देते हैं, ट्यूब सेल भी बोल देते हैं, याद रख लीजिएगा। कहीं अगर ट्यूब सेल आ गया तो कंफ्यूज मत होना। और दूसरी सेल को हम जनरेटिव सेल बोलते हैं। ये माइटोसिस है, अनइक्वल माइटोसिस के द्वारा जनरेटिव सेल, ठीक है। अब इनके फीचर ध्यान रखना है, इन सेल्स के फीचर। इसी के ऊपर जो है वो क्या बन जाती है, हमारी लेयर्स बना देता हूं मैं। ये हमारी कौन सी लेयर है, इंटाइन लेयर। और इसके बाद जो लेयर आती है वो है एक्साइन लेयर। इस तरह से हमारा पोलन ग्रेन बनता है। अब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल्स के जो फीचर है वो उसके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। वेजिटेटिव सेल, लार्ज सेल, ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस, लार्ज इररेगुलर शेप न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या काम करती है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी जनरेटिव सेल। ओके, एक मेन पॉइंट याद रहेगा, लिखना रह गया बेटा, पोलन ग्रेन जो है वो गैमिट नहीं होता है, वो गैमिट नहीं होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, गैमिटोफाइट। पोलन ग्रेन इज द मेल गैमिटोफाइट। हमने स्टार्टिंग में किया, गैमिटोफाइट से गैमिट बनते हैं, गैमिटोफाइट से माइटोसिस के द्वारा गैमिट बनते हैं। तो जो जनरेटिव सेल है वह मेल गैमिट है, ये याद रखिएगा। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमिट नहीं है, मेल गैमिटोफाइट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। वेजिटेटिव सेल हो गया है। वेजिटेटिव सेल के बाद अगर मैं बात करूं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल सेकेंड सेल थी जो कि कैसी होती है, स्मॉल स्पिंडल शेप, स्मॉल स्पिंडल शेप एंड साथ ही साथ फ्लोट्स इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती है। एक्चुअली में यही मेल गैमिट होता है बेटा, ठीक है। चलिए अब हमारे एनसीईआरटी में क्या दिया गया है, ओके, एनसीईआरटी में क्या दिया गया है,
पोलन के कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या होते हैं? रिच इन न्यूट्रिशन, रिच इन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। तो कहां पर काम आता है? ये काम आता है एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस, रेस हॉर्सेस में। ठीक है, किस रूप में आपको दिखा रखा है? टेबलेट्स एंड सिरप के रूप में अवेलेबल होता है, अवेलेबल एज टैबलेट्स एंड सिरप्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है नरिशमेंट। साथ ही साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कहां लिखे गए हैं भाई? एक सेकेंड। हाँ, डिसएडवांटेजेस ऑफ पोलन। पोलन से क्या होता है? पोलन एलर्जीज होती है। पोलन एलर्जीज, ठीक है। सबसे मेन जो एग्जांपल दिया गया है पार्थेनियम दिया गया है पोलन एनर्जी के लिए। क्या है? पार्थेनियम, जिसको कि कैरेट ग्रास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, जो कि क्या क्या करता है? कौन कौन से डिजीज कोज करता है? रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करता है, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ये डिजीज कुछ पोलन की वजह से हो सकते हैं बेटा। इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है हमारे लंग्स के अंदर, ये सारे डिजीज है। ठीक है, साथ ही साथ नोजिया हो जाता है, छींकें आनी शुरू हो जाती है, ये सारे आम डिजीज है पोलन की वजह से। और कैरेट ग्रास जो पार्थेनियम है, एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ये फॉरेन से आया हुआ है। जब हम वीट को इंपोर्ट करते थे उसके साथ साथ ये एक्स्ट्रा आ गया था, जिससे कि हमारे पोलन जो है काफी लोगों को इससे एलर्जीज हुई थी। ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस है। अब मैं बात करता हूं पोलन की वायबिलिटी के बारे में। ठीक है, वायबिलिटी ऑफ पोलन एंड स्टोरेज ऑफ पोलन। वायबिलिटी क्या होती है? द मैक्सिमम टाइम जिसमें कि पोलन जब स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो जर्मिनेट कर देगा, पोलन ट्यूब बना देगा। ठीक है, वायबिलिटी वो होती है। और आपके एग्जाम्पल कौन कौन से दिए हुए हैं? अलग अलग प्लांट्स में पोलन की वायबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे 3 फैमिली दी हुई है, रोजेसियाई, सोलेनेसियाई एंड लेग्यूमिनोसियाई। इन तीनों फैमिली की जो पोलन है, इनकी वायबिलिटीज कब तक होती है? फॉर फ्यू मंथ्स। इनका पोलन जो है कुछ महीनों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन जैसे कि वीट एंड पैडी का जो पोलन है, वायबल फॉर फ्यू मिनट्स, वायबल फॉर फ्यू मिनट्स। अरे सर, ठीक है, इनका कुछ मिनट्स के लिए ही वायबल रहता है, ये ध्यान रखना है आपने। साथ ही साथ पोलन को स्टोर किया जाता है। पोलन का स्टोरेज कहां होता है? इंपॉर्टेंट है स्टोरेज ऑफ पोलन में। स्टोर एट लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन पर -196 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है, जो कि आगे क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इस्तेमाल होता है। हेल्प इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा
इनको छोड़ ही नहीं सकते, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्लांट्स के अंदर वो कंप्लीट होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ ही साथ इसके जो PYQ है वो अटेम्प्ट करके देखिएगा, ठीक है। आपसे अगर सारे के सारे PYQ अटेम्प्ट हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपका ये टॉपिक क्लियर है, आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिटेल में आगे डिटेल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।